Hello students, in last lecture we discussed about relative lowering in vapor pressure, and today we are going to discuss second colligative property, and that is elevation of boiling point. Colligative property क्या थी? Colligative property is the property of solution which depends on number of solute particle rather than their nature. तो उसके नेचर पे, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन उसके पार्टिकल पे डिपेंडेबल है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो देखी थी, सेकंड की बात करें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले देखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। चलो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वैसे तो नॉर्मली जो टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो वो बनाएंगे। सपोज़ हमारे पास एक लिक्विड है, वाटर है। ओके, वाटर या कोई भी लिक्विड हो, कोई भी टेम्परेचर पे रखो वो वेपराइज होता ही है। इसका मतलब वो कोई भी टेम्परेचर पे अपनी थोड़ी बहुत वेपर तो बनाएगा ही, ठीक है। ये उसकी वेपर है। अब उसको हीट किया जाए, उसको हीट किया जाए तो हीट होने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। सरफेस की तो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, सबको मालूम है। तो वेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। अब धीरे धीरे वेपर बढ़ता जाएगा, वेपर बढ़ता जाएगा। वेपर बढ़ेगा मतलब कि सरफेस पे जो वेपर का प्रेशर एग्जर्ट होता है वो भी बढ़ेगा। अब ये जो वेपर प्रेशर कब तक, ये जो भी वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? सॉल्वेंट का। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए, नॉर्मली सबको मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो जब ये वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा तब ये बॉयल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। तो ऐसा टेम्परेचर, और वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जब किसका? लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक जितना। एक और भी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, एक और भी डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच liquid phase and gaseous phase of substance are in equilibrium। जब कोई भी सब्सटेंस की लिक्विड फेज और गैसियस फेज इक्विलिब्रियम हो, जिसे हम इस तरह से लिखते थे, तो वो टेम्परेचर जब ये पॉसिबल है उसी टेम्परेचर को इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। नॉर्मली हमें मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373.15 केल्विन, ठीक है। अब देखो, अब जिसकी बात करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो ये तो प्योर सॉल्वेंट था। अब हमने क्या किया? इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया और बना क्या दिया? सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बताओ क्या होता था? सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बने तब वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, हमने देखा था। तो अब यहाँ पे एक्चुअली वेपर बहुत कम रह जाएगी, बराबर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, हमने पढ़ाई था, ठीक है। अब मुझे इसे बॉईल करना है। सोचो, मुझे बॉईल करना है, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा
वेपर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन सोचो अब ये क्या 100, ये 100 सेल्सियस था बराबर, अब ये क्या 100 सेल्सियस पे बॉईल होगा या उससे ज़्यादा? तो देखो सॉल्वेंट का वेपर पहले से ही ज़्यादा होती थी, इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके ज़्यादा है तो इजीली 1 एटमॉस्फेयर अचीव करेगा। सपोज हम ऐसा बोल सकते हैं ये होगा 0.8, तो 0.8 से मुझे सिर्फ 8 ही लाना है, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो पहले से ही कम था, तो मुझे बॉईल और करना पड़ेगा और मतलब ज़्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। और जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा तब बॉईल होगा। लेकिन ये इनिशियली वैल्यू इसके सपोज 0.6 है, तो सोचो 0.8 से 1 एटमॉस्फेयर इजीली मिल जाएगा या 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर इजीली मिल जाएगा? तो 0.8 से। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा, जबकि सॉल्यूशन को बॉईल होने के लिए, उसी सॉल्यूशन को बॉईल होने के लिए ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या हुआ है, वेपर प्रेशर पहले से ही कम थी जिसे मुझे कहाँ पे लाना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is higher than boiling point of solvent। और रीज़न क्या था, ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बात समझ में आई, वेपर प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसको 1 एटमॉस्फेयर तक लाने तक ज़्यादा हीट यानी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि P0 इज़ ग्रेटर देन P। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये इजीली 1 एटमॉस्फेयर अचीव करेगा, जबकि इसको टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब यही जो भी है, ये जो भी हमने समझा वो अब थ्रू ग्राफ हम समझेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लेंगे और यहाँ पे हम टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो मेरे पास सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूशन भी है, तो 2 ग्राफ बनेगा। मैंने दोनों एक ही टेम्परेचर पे, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे 2 पॉइंट रख दिए। अब आप सोच के बताओ नीचे वाला पॉइंट किसके लिए होगा और ऊपर वाला पॉइंट किसके लिए होगा, सोच के बताओ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो देखो ये वेपर प्रेशर ज़्यादा दिख रही है जबकि ये कम है, तो हमने क्या बताया किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का। तो ये जो भी डॉट है वो सॉल्वेंट के लिए और ये जो भी डॉट है वो सॉल्यूशन के लिए। अब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और हमें कहाँ तक लाना है, सोच के बताओ हमें कहाँ तक लाना है, हमें लाना है 1 एटमॉस्फेरिक तक। प्रेशर कितना करना है, 1 एटमॉस्फेयर। चलो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वेपर बढ़ेगा, जैसे हीट बढ़ेगी वेपर बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर पे वो ये लाइन को टच करेगा। जब ये लाइन को टच करेगा तब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा, 1 एटमॉस्फेयर। एंड इसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया सॉल्वेंट के लिए है, मतलब TB0 लिख देंगे, आप 1 2 भी लिख सकते हो। चलो अब क्या होगा, सॉल्यूशन की बारी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो पहले से ही कम है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सही, लेकिन अब पहले से कम होने की वजह से उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी वो ज़्यादा हीट लेके ये टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक लाइन को क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये जो भी टेम्परेचर मिला वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के लिए और ऊपर जो भी लिखा वो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, हमने वही देखा
कि प्रेशर इसका ज़्यादा है तो इजीली 1 एटमॉस्फेयर अचीव करेगा, जबकि इसका प्रेशर कम है तो अचीव तो करेगा लेकिन उसको टाइम, हीट और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अब देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया, सॉल्यूशन का। ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये उसका डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, लेट T बी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent and TB be the boiling point of solution। ठीक है, then डेल्टा TB क्या होगा, डेल्टा TB हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करनी है। कौन सी वैल्यू है, डेल्टा TB, that is TB minus TB naught is known as elevation in boiling point। तो डेल्टा TB को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है डेल्टा TB का फॉर्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल टू, चलो हायर वैल्यू कौन सी है, TB, तो TB माइनस TB नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ये प्रूव हो चुका है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो भी एलिवेशन होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस पर डिपेंडेबल है, ये प्रूव हो चुका है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, वो है Kb। अब ये Kb क्या है, वेयर Kb इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और भी एक नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और भी एक नाम है इबिलस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये सब उसका नेम है। उसकी डेफिनेशन देखेंगे बाद में। देखो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ Kb क्या होगा, यूनिट ऑफ Kb क्या होगा, देखो Kb का फॉर्मूला क्या हुआ, TB डिवाइडेड बाय m। ठीक है, TB का फॉर्मूला क्या होता है, TB का यूनिट का क्या होता है, केल्विन, और m का होता है मोल पर किलोग्राम। तो किलोग्राम ऊपर जाएगा, मतलब फाइनल फॉर्मूला बनेगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये उसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला बना देंगे। चलो ये साफ कर देते हैं। m का फॉर्मूला सबको मालूम है, व्हाट इज m? m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम into 1000 divided by molar mass of that solute into mass of solvent in ग्राम, ऊपर हमने 1000 लिख दिया इसलिए। तो m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को हम 2 बोलेंगे, ये 1000 हो जाएगा, इसको हम m2 बोलेंगे,
और सॉल्वेंट के लिए हम रखेंगे 1, ये वैल्यू वहाँ पे रखो, तब डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, बोलो के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 क्रॉस W1। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कुछ भी, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, या तो मोलर मास ढूंढ सकते हैं, जो भी एक वैल्यू हमें पूछे मांगे है वो हम ढूंढ सकते हैं। व्हाट इज़ W1, बोलो W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज़ W2, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आगे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। कॉपी कर लो। ओके, हमने केबी को क्या बोला था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। केबी की हमने यूनिट बनाया था। डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज़ केबी की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। व्हाट इज़ के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम। सपोज इफ़ कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर हो जाए, मतलब कि मोलालिटी 1 हो जाए, देन क्या हो जाएगा, के बी बिकम्स डेल्टा टी बी, या तो डेल्टा टी बी बिकम्स के बी। तो डेफिनेशन ये हो गई कि 1 मोलर सॉल्यूशन जो भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बताएगा वो वैल्यू को ही के बी बोलेंगे। तो डेफिनेशन होगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन is known as molar elevation constant। ठीक है, सेकेंड थिंग कि केबी की वैल्यू किस पे डिपेंडेबल है। तो याद रखो वैल्यू ऑफ केबी इज डिपेंड्स ऑन nature of solvent only। मतलब क्या हो गया कि केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे ही डिपेंडेबल है, सॉल्यूट पे डिपेंडेबल नहीं है। बात समझो, चलो हमने सॉल्वेंट को बॉयल किया तो वेपर किसकी बनी, सॉल्वेंट की बनी। हमने सॉल्यूशन को बॉयल किया तो अभी वेपर किसकी बनी, सॉल्वेंट की बनी। मतलब बॉयल कौन होता है, सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्यूट कभी भी बॉयल नहीं होता। इसका मतलब कि केबी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला तो हमने देखा भी, एक थर्मोडाइनमिकल फॉर्मूला है, वो सिर्फ हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला है के बी इज इक्वल टू आर इंटू M1 इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ यहाँ पे आर क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। आर तो सबको मालूम है क्या होता है, गैस कांस्टेंट। M1 मतलब क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। फिर से बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्वेंट का ही होता है, बस या तो प्योर फॉर्म में होता है या सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्वेंट का ही होता है। ये क्या हो गई, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया केबी की डेफिनेशन।
फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, जो भी हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मिलेगा उसी को हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखो ये दो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 2.7 है और ये एग्जांपल नंबर 2.8 है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। देखो 1 kg ऑफ वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट, याद करो हमने W1 किसके लिए लिया था, सॉल्वेंट के लिए। 1 kg मतलब 1000 ग्राम होगा। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये सॉल्यूट बन जाएगा और वो कितना है 18 ग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.1013 बार, यही होता है 1 एटमोसफियर। तो इसका मतलब एटमोसफेरिक प्रेशर दिया हुआ है। Kb फॉर वाटर, Kb हमें Kb की वैल्यू दी है वाटर की 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, हमें बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है किसका, वाटर का। चलो कैसे करेंगे, हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला था, डेल्टा TB इज इक्वल टू, याद करो क्या था फॉर्मूला, Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। चलो वैल्यू रखो, वैल्यू क्या रखो, चलो फिर Kb की वैल्यू 0.52, W2 कितना 18 और ये हो गया 1000। फिर M2 कितना होता है ग्लूकोज के लिए 180 और ये तो हमें दिया हुआ है, ये कैंसिल यहाँ पे 10 बचेगा, मतलब क्या हो गया, डेल्टा TB की वैल्यू हमें 0.52 केल्विन मिली। चलो ये तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिला, लेकिन हमें क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो कैसे ढूंढेंगे, ये जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें ढूंढना है। तो ये भी तो हमें मालूम है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। ठीक है, तो अगर ये ढूंढना है तो ये यहाँ पे आएगा, तो डेल TB इज इक्वल टू डेल्टा TB प्लस T0B हो जाएगा। चलो वैल्यू रखो, TB आपको कितना, डेल्टा TB कितना मिला 52 और TB वाटर का कितना होता है 373.15, तो ये आंसर हो जाएगा 373.202 केल्विन एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, प्योर बेंजीन का दिया हुआ है, मतलब ये जो भी वैल्यू है ये हो जाएगी T0B और वो है 352.32 केल्विन। वेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कौन सा है वो दिया नहीं, सॉल्यूट है, मतलब वो हो जाएगा W2 1.80 ग्राम, वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 90 ग्राम। बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर था, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है। द बॉइलिंग पॉइंट राइज टू, इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, अब ये सॉल्यूशन का हो जाएगा, कितना हो गया 354.11 केल्विन। देन कैलकुलेट द मोलर मास, तो हमें ढूंढना है M, हमें ढूंढना है। चलो कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले तो ये दो वैल्यू को यूज़ करके हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें डेल्टा TB ढूंढना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला सबको मालूम है, नहीं याद रहे तो क्या करना है, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। कौन सी वैल्यू है, देखो ये कितना हो जाएगा 354.11 माइनस 352.32, ये आंसर ऑलमोस्ट इतना होता है। चलो बाकी का तो सिंपल है, डेल्टा TB मिल जाए मतलब फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ और नीचे क्या था, M2 क्रॉस W1, हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है M2 की, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। चलो वैल्यू रखो, KB की वैल्यू यहाँ पे दी है 2.53, W2 कितना है 1.8
80 इंटू 1000। डेल्टा टी भी कितनी आया 0.88 और W1 कितना हुआ है देखो 90। तो ये अगर आप आंसर लाओगे तो ये आंसर ऑलमोस्ट 57.5 ग्राम पर मोल मिलेगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो।